हेलो एवरीवन। तो Q4 FY26 का 3 कंपनीज का रिजल्ट एंड कॉन कॉल आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आईसीआईसीआई एएमसी, इनके कल रिजल्ट्स आए हैं, कॉन कॉल भी हुआ कंपनी का, तो देखेंगे नंबर्स कैसे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रही एंड आगे का आउटलुक कैसा लगता है इस बिजनेस का। देन इसके बाद आनंद राठी वेल्थ, सो इनका हमने Q4 के नंबर्स डिस्कस किए थे, लेकिन कॉन कॉल का मेन हाईलाइट क्या रहा इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। एंड देन लास्टली आनंद राठी शेयर ब्रोकर, तो जो हमने वो कैपिटल मार्केट का अपॉर्चुनिटी वाला वीडियो किया था उसमें हमने देखा था आनंद राठी ब्रोकिंग कंपनी प्लस एंजल वन, ये दोनों ब्रोकिंग स्पेस के अंदर काफी अच्छे लगते हैं। अब इसमें आनंद राठी शेयर ब्रोकर का आज Q4 का रिजल्ट आया है, कॉन कॉल इनका कल होगा, लेकिन नंबर्स कैसे हैं, गाइडेंस क्या था, कहां पे चीजें थोड़ी सी खराब लग रही हैं, आगे का आउटलुक कैसा लग रहा है, अब ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस कंपनी की भी। तो तीनों कंपनीज पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईसीआईसीआई एएमसी से। तो आईसीआईसीआई एएमसी का मतलब आपका इनका बिजनेस मॉडल आपको पता ही होगा, वही म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, जैसे एचडीएफसी एएमसी है, निप्पॉन एएमसी है, वही सेम इनका भी बिजनेस मॉडल है। सो Q4 का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो कंपनी का मार्केट शेयर सारे मैट्रिक्स में इंक्रीज ही हुआ है। अगर आप ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखोगे तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, और अगर हम एक्टिव एयूएम की बात करें उसमें कंपनी नंबर 1 प्लेयर आती है। और इस क्वार्टर में सारे मैट्रिक्स पे आप देखोगे मार्केट शेयर और कंपनी का इंप्रूव ही हुआ है। देन इंडस्ट्री का ओवरव्यू उन्होंने बताया वही कि 81 लाख करोड़ के आसपास का एवरेज एयूएम है आपका, जिसमें ऑब्वियसली सबसे बड़ा पार्ट आपका इक्विटी का है। और इंडस्ट्री का एयूएम ग्रोथ इस मतलब अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखें तो बहुत चैलेंजिंग था, मार्केट ने अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री का एयूएम आपका 21% से ग्रो किया वाई लेवल पे। नेट सेल्स का नंबर नेगेटिव रहा है लास्ट ईयर से कंपेयर करें, बट Q4 टू Q4 अगर आप कंपेयर करोगे तो उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। यूनिक इन्वेस्टर्स, ये भी नंबर आपका क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि नए इन्वेस्टर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं अभी भी। एसआईपी का फ्लोज जो है वो तो सबसे बड़ा पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए, 32,000 करोड़ का एसआईपी फ्लोज है अभी भी ऐसे मार्केट के अंदर भी, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है पूरी इंडस्ट्री के लिए। फिर आईसीआईसीआई का अगर आप ये एयूएम स्प्लिट देखोगे तो इनका भी सबसे ज्यादा जो मतलब जो पैसा इन्होंने आया है इनके पास में वो इक्विटी स्कीम्स के अंदर लगाया है, मोर देन 50%। इसके बाद डेट है, पैसिव है, अल्टरनेटिव्स हैं, एसआईएफ इन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है लास्ट ईयर से, तो ये सारा इनका एयूएम मिक्स है। फिर इनका एयूएम ग्रोथ अगर हम देखें तो कितना है 26%, यानी इंडस्ट्री को इन्होंने आउट परफॉर्म किया। इंडस्ट्री की ग्रोथ 21%, इनकी ग्रोथ है 26%। इसके बाद में आप देखोगे म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम्स, उसमें 27% की ग्रोथ है। अगेन यहां पे भी आउट परफॉर्मेंस है, मार्केट शेयर कंपनी अभी भी गेन कर रही है। यूनिक कस्टमर काउंट ये भी ग्रो कर रहा है, और इंडिविजुअल जो एयूएम होता है यानी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर का जो एयूएम है उसमें भी हमको ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर बाकी इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह आप देखोगे तो उसमें भी रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ है Q4 में, और फुल ईयर में 23% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है। अब ये अदर इनकम मतलब फुल ईयर FY26 में 20% से नीचे गया है, लेकिन Q4 में आप देखोगे तो ये माइनस में है, यानी कि मतलब ये एक तरीके का लॉस हो गया, जिसकी वजह से आपको टोटल इनकम ना 8% से ग्रो करता हुआ दिखेगा, और ओवरऑल प्रॉफिट को भी ये थोड़ा सा इंपैक्ट कर रहा है। हालांकि क्योंकि एसेट लाइट मॉडल है, एक्सपेंसेस ज्यादा आपके बढ़ते नहीं है, तो स्टिल 8% की इनकम पे भी जो पैट ग्रोथ है वो कंपनी का 10-11% के अराउंड है Q4 में। फुल ईयर में तो पैट ग्रोथ काफी अच्छा हो जाता है 24-25% के अराउंड, लेकिन ये जो अदर इनकम है इसने ओवरऑल कंपनी के पैट ग्रोथ को कम कर दिया है। बट ये अदर इनकम है क्या, जैसे आप वो मोतीलाल ओसवाल में देखते हो ना, कहीं कहीं क्वार्टर में आता है ऐसा कि वो जो ट्रेजरी वाला जो उनका सेगमेंट है उसमें लॉस हो जाता है कंपनी को, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमको खराब दिखता है। वैसा ही है इनका भी, जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया होगा तो Q4 में क्योंकि मार्केट ही आपकी काफी वॉलेटाइल रही है, जिसकी वजह से इनको इसमें ये लॉस देखने को मिला है। ये मतलब एक्चुअल लॉस नहीं है, एक तरीके का आप समझ लो नोशनल लॉस जिसको बोलते हैं, अकाउंटिंग लॉस, सिर्फ वो कंपनी ने दिखाया है। तो आपको मेन फोकस किस पे करना है, इस पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की कोर बिजनेस से पैसा कितना आया। जो मेरा मेन बिजनेस क्या है कि लोगों का पैसा मैनेज करना, उसमें क्या मेरे पास फ्रेश फ्लोज अभी भी आ रहे हैं, मार्केट शेयर गेन कर रही है वो कंपनी कर रही है, तो उसमें कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और उसमें से अगर आप जो टोटल एक्सपेंस है कंपनी का, मेन जो खर्चा होता है आपका सैलरी वगैरह का, और जो आपका वो ब्रांच वगैरह का जो रेंट वगैरह का जो खर्चा है, वो सब आप अगर माइनस कर दोगे तो कंपनी का कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% से ग्रो किया है। यानी मेन बिजनेस से जो प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ है 30% की। ये अदर इनकम आपका वन ऑफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जस्ट ये ऐसे ही किसी किसी क्वार्टर में आएगा, ये मार्केट वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है, मेन हमको इसको देखना है। तो उसमें नंबर्स कंपनी के काफी अच्छे हैं, 30% का ग्रोथ है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, तो नंबर्स अच्छे हैं। अब बात करते हैं कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या बोला है। तो एक तो सबसे अच्छी चीज जो हमने डेटा में भी देखा कि ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर भी अगर आप
फ्रेश फ्लोज देखोगे इंडस्ट्री का तो वो बहुत अच्छा है। एसआईपी फ्लोज जैसे हमने देखा 32,000 करोड़ रहा है। इनको ये पूछा भी कि एक्चुअली कॉन कॉल में कि ये जो 32,000 करोड़ मार्च का जो नंबर है, मतलब क्या ये स्पिल ओवर का इम्पैक्ट तो नहीं है? स्पिल ओवर का मतलब हो गया जैसे फरवरी के एंड में काफी सारे हॉलीडेज थे, तो कुछ लोगों की एसआईपी जो फरवरी में जानी थी वो आपकी मार्च में चलेगी, तो क्या उसकी वजह से तो हमको ये नंबर नहीं दिख रहा? बट मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन किया कि आप सिर्फ मार्च का मत देखो, आप फरवरी देखो, जनवरी देखो, Q3 का नंबर देखो, इवन अप्रैल के जो ये फर्स्ट 2 वीक्स गए हैं, इन सब में अगर आप ये नंबर देखोगे तो सेम मोमेंटम कंटिन्यू है। यानी आपको क्या दिखा रहा है कि मतलब पहले ऐसा माना जाता था कि जो स्पेशली जो पोस्ट कोविड हमको ये जो डीमैट अकाउंट्स इतने ज्यादा ओपन होते हुए दिखे हैं, म्यूचुअल फंड में जो फ्रेश एसआईपी स्टार्ट होते हुए दिखे हैं, ये सब सिर्फ एक वन वे रैली देख करके आए हैं। यानी कल को चल के अगर मार्केट थोड़ा सा खराब होगा, जैसे लास्ट 17-18 मंथ्स आप देखो तो इक्विटी मार्केट ने कहाँ रिटर्न दिया ही नहीं है। बट तो ऐसा जब मार्केट आएगा, ऐसा माना जाता था ये सारी चीजें आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, रिटेलर्स का इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये खराब साइकिल देखा नहीं है। लेकिन अब आप कुछ भी बोल लो इसको, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है डिजिटल चैनल्स वगैरह की वजह से, जो भी आप XYZ रीजन है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफी अच्छा अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है इतने खराब मार्केट के अंदर भी। एसआईपी फ्लोज अभी भी ऑल टाइम आपको हाईएस्ट लेवल पे दिखेंगे और ग्रो ही करता हुआ दिख रहा है। जैसे हमने देखा यूनिक इन्वेस्टर का देख लो, फोलियो नंबर देख लो, STP ट्रांजेक्शन जो होता है आपका वो नंबर देख लो, सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन का नंबर देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे सब में ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये चीज काफी अच्छी है। फिर इसमें कंपनी का कहना है कि जो हमारा डोमिनेंस है एक्टिव स्कीम्स के अंदर वो हमने मेंटेन रखा है, और अभी भी जो फ्रेश फ्लो आ रहा है उसमें भी हमारा मतलब इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर जो है वो हम अभी भी गेन करते हुए जा रहे हैं। प्लस मतलब जैसे थोड़ा टाइम आप पहले देखोगे कि मार्केट जब ज्यादा गिरती है तो इन्वेस्टर थोड़ा सा डेट फंड की तरफ, थोड़ा सा पैसिव जो आपकी स्कीम्स होती हैं जैसे ETF वगैरह हो गया, उसकी तरफ उनका फ्लो बढ़ता है। तो उनका कहना है कि ETF वगैरह में फ्लो इंक्रीज जरूर हुआ है, बट अभी भी अगर आप ये कोर इक्विटी या फिर क्या बोलते हैं इसको, कोर एक्टिव फंड्स में अगर आप फ्लो देखोगे तो वो बहुत सॉलिड है। 1.2 लाख करोड़ के आसपास का इन्होंने फ्लो बताया है इक्विटी फंड्स के अंदर। तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स ग्राउंड पे अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमको फ्रेश पैसा अपना इक्विटी मार्केट के अंदर ही डालना है। इनकी मैनेजमेंट ने बोला कि हम मतलब हमारा जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में, इन्वेस्टर्स के साथ में, हम उनको ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आपने कोविड के जस्ट बाद जो रिटर्न देखा है वो एक्सपेक्ट करके आपको अभी कैपिटल नहीं डालना है। लेकिन उसके बाद भी इन्वेस्टर्स काफी मैच्योर हैं, मतलब आज के टाइम पे इन्वेस्टर खुद से ये बोल रहे हैं कि हमको पता है कि ये शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी है, 6 मंथ्स की, 12 मंथ्स की, हमारा जो होराइजन है वो लॉन्ग टर्म का है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस माइंडसेट से इन्वेस्टर आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, सिर्फ इनके लिए नहीं पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो ये है। फिर इसके बाद में कंपनी के जो कुछ चैलेंजेस तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत जो चीजें हैं जो हमको देखनी है आगे चल के उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो इन्होंने ESOP की पॉलिसी अपनी चेंज करी है, जिससे FY27 में इनका जो ESOP का एक्सपेंस है या फिर एम्प्लॉय एक्सपेंस आप बोल लो ओवरऑल, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो जो पैट का ग्रोथ है वो इतना अच्छा नहीं होगा, तो हमको क्या करना है, एडजस्टेड पैट का नंबर देखना है। हालांकि वो एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं है, लेकिन जस्ट पैट के नंबर्स को अच्छे से समझने के लिए वो एक हमको करके देखना है। दूसरा आपका थोड़ा सा रेगुलेशन चेंज हुआ है, ये जो TER होता है, टोटल एक्सपेंस रेशियो। टोटल एक्सपेंस रेशियो का मतलब हो गया जो एक पर्टिकुलर स्कीम में से एक AMC जो पैसा कमाती है, यानी एक स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हो, अब उसको उस फंड को मैनेज करने का जो खर्चा होता है, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा होता है, वो सारा चीजें मिला करके एक उसमें एक्सपेंस रेशियो होता है, TER उसको बोलते हैं। तो सेबी ने अभी रिसेंटली ना उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है 1 अप्रैल से। इनका कहना है मतलब क्यों बढ़ाया है, क्योंकि सिंपल सा रीजन है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको ज्यादा बेनिफिट मिले, और ज्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर मतलब और इंटरेस्ट लेकर के आए, और ज्यादा वो पैसा इन्वेस्ट करें। मान लो थोड़ा प्रॉफिट में से उनको पहले ज्यादा देना पड़ता था, अब कम देना पड़ेगा, तो इस तरीके से उन्होंने ये किया है। इनका कहना है कि ग्रॉस लेवल पे ना इसका इंपैक्ट हमको 3 से 4 बेसिस पॉइंट का होगा, जो अभी तक हम समझ पा रहे हैं। लेकिन मतलब उसको मिटिगेट करने के लिए ये कंपनी कुछ चीजें कर रही है। ऑब्वियसली जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ में ये नेगोशिएट कर रहे हैं कि पूरा इंपैक्ट हम नहीं लेंगे, 3 से 4 बेसिस पॉइंट का अगर इंपैक्ट है तो एटलीस्ट 50% हम उनको पास ऑन कर देंगे, और बाकी का हम एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस तरीके से अभी कंपनी प्लान कर रही है। इनका कहना है नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर उस पर हमको क्लैरिटी मिलेगा।
यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो 100 रुपीज का एयूएम मेरे पास आता था, तो उसमें 3 से 4 बेसिस पॉइंट का मेरे रेवेन्यू पे अब इंपैक्ट पड़ सकता है इसकी, ये जो रेगुलेशन चेंज हुआ इसकी वजह से। बट उसमें भी कंपनी कोशिश कर रही है कि उसको हम 50% कर दे, 1 से 2 बेसिस पॉइंट कर दे। अब कैसे होगा वो हमको आने वाले क्वार्टर्स में देखना है, बट स्टिल इंडस्ट्री में अंडर पेनिट्रेशन इतना ज्यादा है। पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की आप ग्रोथ देखोगे तो मिड टू हाई टीन तक एक्सपेक्ट की जा रही है, और ऐसे मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि हाई डबल डिजिट में इंडस्ट्री का एयूएम ग्रो कर रहा है। तो मतलब बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट ठीक है, हमको देखना है कि ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू, यील्ड वगैरह पे आने वाले टाइम में कैसा इंपैक्ट पड़ता है। बाकी ग्रोथ ट्रिगर तो है कंपनी के पास में। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, जैसे आप देख रहे हो लोगों ने अभी गोल्ड ईटीएफ में, सिल्वर ईटीएफ में, इनमें काफी ज्यादा पैसा डालना स्टार्ट कर दिया है। मतलब लोग पैसिव फ्लोज की तरफ जा रहे हैं, और क्योंकि इसमें आपके यील्ड कम होते हैं। यील्ड इसमें क्यों कम होता है? क्योंकि आपका इक्विटी, अगर मैं स्कीम मैनेज कर रहा हूं, मैं एक्टिवली मैनेज कर रहा हूं, तो उसमें मैं ज्यादा चार्ज करूंगा। ईटीएफ में तो मतलब मेरे को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो पैसिव इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें मेरे को यील्ड कम मिलता है। तो अभी क्या हुआ है, इनका जो म्यूचुअल फंड का यील्ड आप देखोगे ना, तो वो आई थिंक 47 बेसिस पॉइंट से 46.5 समथिंग कुछ ऐसा हो गया है। 1 से 1.5 बेसिस पॉइंट आपका कट हुआ है वो इस क्वार्टर के अंदर। उसका एक रीजन यही है कि ईटीएफ के अंदर जो फ्लोज हैं वो बढ़ गए हैं। फ्रेश पैसा जो आया है वो ईटीएफ के अंदर थोड़ा सा ज्यादा आया है। लेकिन ब्लेंडेड यील्ड अगर आप देखोगे ना, ब्लेंडेड यील्ड यानी आईसीआईसीआई का ओवरऑल जो यील्ड है जो ये कमाते हैं, उसमें ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। मतलब वो फ्लैट ही रहा है, थोड़ा सा इंप्रूव ही हुआ है। वो क्यों है? क्योंकि कंपनी का जो अल्टरनेट वाला सेगमेंट है ना, देखो इनका रेवेन्यू कैसे आता है, 91% रेवेन्यू इनका आता है म्यूचुअल फंड सेगमेंट से। म्यूचुअल फंड में जो ये पैसा मैनेज करते हैं वहां से 91% रेवेन्यू आता है। 7.5 से 8% के आसपास इनका रेवेन्यू आता है अल्टरनेट, जिसमें पीएमएस हो गया और जो आपके एएफ वगैरह होते हैं, वहां से कंपनी का 7.5 से 8% रेवेन्यू आता है। तो कंपनी का कहना है ईटीएफ में फ्लो बढ़ गया, इसलिए हमारा एमएफ का यील्ड थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन जो अल्टरनेट वाला सेगमेंट है ना, उसमें हमारे यील्ड बढ़ गए। अच्छा, अल्टरनेट का जो यील्ड है वो म्यूचुअल फंड के यील्ड से 2 टाइम बेटर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आगे चल के अगर फ्रेश पैसा मेरा ज्यादा अल्टरनेट्स के अंदर आएगा, तो मेरे यील्ड्स भी बढ़ेंगे और मेरे मार्जिन्स भी बढ़ेंगे। यानी सेम एयूएम के ऊपर जितना मैं म्यूचुअल फंड में कमाता हूं, उससे 2 टाइम्स में ज्यादा कमाऊंगा इसके अंदर, एआईएफ के अंदर, अल्टरनेट्स के अंदर। तो उसकी वजह से कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ, जिसकी वजह से ओवरऑल यील्ड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तो ये है कंपनी का, और ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ ट्रिगर भी है, क्योंकि इनका एक आईसीआईसीआई वेंचर करके एक कंपनी थी जिसके पास में ये अल्टरनेट वाला सेगमेंट था, तो उसको इन्होंने एक्वायर कर लिया। 46 बिलियन के आसपास की ये बुक है अभी। और जैसे जैसे मतलब इसमें तो अंडर पेनिट्रेशन और ज्यादा है ना, एएफ में तो काफी सारा मतलब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पीएमएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इनके पास में प्रोडक्ट बास्केट पूरा आ चुका है। म्यूचुअल फंड के अलावा चाहे आपका प्राइवेट इक्विटी हो गया, रियल स्टेट हो गया, ट्रेडिशनल एआईएफ हो गया, ये सारे अब कंपनी के पास में हैं, ये सारे स्कीम्स हैं। तो इनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और अच्छे हो गए आने वाले टाइम में। प्लस क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि अल्टरनेट में आपके यील्ड और ज्यादा बेटर होते हैं, 2 टाइम्स बेटर होते हैं, तो आपके मार्जिन को भी इंप्रूव करेगा। और इसके अलावा बाकी आपका इंडस्ट्री का जो अंडर पेनिट्रेशन है, तो वो तो सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर है ही कंपनी के लिए। मार्केट शेयर ये ऑलरेडी हर एक क्वार्टर में और इंप्रूव ही करते जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस है आपका आईसीआईसीआई का। नंबर्स अच्छे हैं, कमेंट्री भी अच्छी है, गाइडेंस वगैरह देते नहीं है, लेकिन आप सिंपल कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हो कि कंपनी बहुत आराम से 20-25% से ग्रो कर सकती है, क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट उसके आसपास है, और ये तो मार्केट शेयर और अभी भी अपना गेन करते जा रहे हैं। तो ये था आपका डिस्कशन आईसीआईसीआई के ऊपर। मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगता, मतलब डील वाइज, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं है। ऑलरेडी 50-51 के आसपास का पी है, ग्रोथ वगैरह सही है, मतलब बिजनेस में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता, लेकिन वही है कि इतना हाई पी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करता है। तो ये था डिस्कशन आपके आईसीआईसीआई एएमसी के ऊपर। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं आनंद राठी वेल्थ, इसके कॉन कॉल को। तो नंबर्स तो उन्होंने अच्छे डिस्कस किए थे, हमने देखा मतलब गाइडेंस इनका 18-19% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है, प्रॉफिट भी सेम 18-19% है। और एयूएम का गाइडेंस जो उन्होंने मिस किया था ना FY26 में, 1 लाख करोड़ का टारगेट था, उसको किया इन्होंने 93 या 94,000 करोड़। तो इन्होंने जस्ट कॉन कॉल वाले डेट पे ना एक प्रेस रिलीज किया कि हमारा एयूएम 1 लाख करोड़ हो चुका है। मतलब 10 अप्रैल को इनका आई थिंक कॉन कॉल था, तो मैनेजमेंट ने बता दिया कि एयूएम हमारा 1 लाख करोड़ हो गया, जो हमारा गाइडेंस था। मिस क्यों किया था? क्योंकि Q4 में आपकी वोलेटिलिटी थी, निफ्टी गिर गया आपका 5-6% के आसपास, तो उसकी वजह से कंपनी का एयूएम गाइडेंस अचीव नहीं हो पाया। लेकिन जस्ट 10 डेज बाद ही वापस 1 लाख करोड़ पे पहुंच गए। तो अब इनका नेक्स्ट ईयर का टारगेट है 1,20,000 का, यानी सेम 20% के आसपास का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं एयूएम में, रेवेन्यू में और प्रॉफिट के अंदर। मैनेजमेंट ने बोला भी कि हम गाइडेंस कंजर्वेटिव ही देना पसंद करते हैं, और आउट परफॉर्म करने का हमारा मेन टारगेट रहता है। उसी माइंडसेट से इन्होंने FY27 के अंदर भी सेम गाइडेंस दिया है। तो इनका भी मतलब कोई ऐसा और कुछ खास तो हुआ नहीं, वही सारी चीजें सेम बोली है इन्होंने। जैसे हमने नेट इनफ्लो का नंबर देखा था इनका
7% से ग्रो किया है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि ऐसी मार्केट में भी, चैलेंजिंग मार्केट में भी जो 7% का इनफ्लो का ग्रोथ का नंबर है, प्लस क्लाइंट फैमिली आप देखो 14% से हमने इंक्रीज किया है, तो ये सारे मेन ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे हमारे FY27 के अंदर, और मोस्ट लाइकली इस गाइडेंस को कंपनी आउट परफॉर्म कर सकती है। बट पॉइंट वही है इनका भी ICICI AMC की तरह कि सारी चीजें अच्छी हैं, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं है आनंद राठी वेल्थ का, वही एक दिक्कत है। लास्ट अब डिस्कस करते हैं आनंद राठी शेयर ब्रोकिंग कंपनी को। सो इनके भी Q4 के नंबर्स आए हैं आज। तो रेवेन्यू आप देखोगे Q4 में 28% की ग्रोथ है कंपनी की, Q4 ओवर Q4। फुल ईयर FY26 में 10% की ग्रोथ है, लेकिन Q4 ओवर Q4 28% की ग्रोथ है। सो अभी इसमें क्या है ना कि लास्ट ईयर ना आपका जो Q4 था वो काफी खराब था, क्योंकि मतलब वो जो सेबी का जो रेगुलेशन आया, F&O के जो सारे नॉर्म्स उन्होंने काफी टाइट किए, स्ट्रिक्ट किए, उसके बाद में एक पूरा फुल क्वार्टर था Q4, तो इंडस्ट्री में ही वॉल्यूम्स बहुत डीग्रो हुए थे, तो उसका इंपैक्ट था, लो बेस था। और उसके ऊपर से जैसे हमने वो अपॉर्चुनिटी वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि लो बेस अब बन चुका है, ये एंजल वन जैसी कंपनी हो गई, आनंद राठी ब्रोकिंग जैसी कंपनी हो गई, इनके लिए लो बेस बन चुका है लास्ट 16-17 मंथ्स में। तो अब यहां से वॉल्यूम्स आपके धीरे धीरे इंप्रूव ही होंगे, इनका रेवेन्यू भी डाइवर्सिफाई हो गया, तो नंबर्स में और इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से हमको ये 28% का ग्रोथ नंबर देखने को मिला है Q4 में। फुल ईयर में भी 10% की ग्रोथ है। फर्स्ट हाफ वीक था, Q3 Q4 कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहा है। फिर इबिट्टा आप देखो 51% की ग्रोथ है, ऑल टाइम हाईएस्ट इबिट्टा मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट करे हैं, 43% का इबिट्टा मार्जिन है कंपनी का। और पैट में 126% की ग्रोथ है, मेनली जो इन्होंने डेट रीपे किया है अपना, डीलेवरेजिंग हुई है जो बैलेंस शीट की। फाइनेंस कॉस्ट आई थिंक इनका 30-35% से कम हुआ है। डेट टू इक्विटी पहले शायद इनका 1.2 था, अब 0.6 या 0.5 है, तो उसकी वजह से कंपनी के पैट को और ज्यादा बूस्ट मिला है। एक तो आपके ऑपरेशनल मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, दूसरा जो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट गया है उसकी वजह से भी पैट को और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये है इनके ओवरऑल नंबर्स। बाकी इनका आनंद राठी का अगर हम मेन चीज बात करें इनके रिजल्ट के अंदर, तो जो चीज मुझे ठीक नहीं लगी है पहले उसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने गाइडेंस दिया था MTF बुक का कि हम इसको 1500 करोड़ करेंगे बाय द एंड ऑफ FY26। अभी कितना है ये 1100 करोड़ के आसपास, यानी ओवरऑल गाइडेंस के कंपैरिजन में लगभग 22% के आसपास इन्होंने गाइडेंस को मिस किया, 25-27% के आसपास गाइडेंस को इन्होंने मिस किया MTF बुक पे। फिर दूसरा इनका गाइडेंस था डिस्ट्रीब्यूशन AUM, डिस्ट्रीब्यूशन जो उनका बिजनेस है ना, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, PMS डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अभी इनको इंश्योरेंस का भी लाइसेंस मिला है, तो उसका इनका टारगेट था 9500 से 10,000 करोड़ हम करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन AUM को बाय द एंड ऑफ FY26। किया कितना 77-7800 करोड़ के आसपास, यानी इस वाले गाइडेंस को भी 18 से 22% से इन्होंने मिस किया है। तो ये दोनों गाइडेंस कंपनी के मिस हो गए। अब ये क्यों मिस हुए हैं, कॉल अभी हुआ नहीं है, लेकिन समझ में आता है कि Q4 की जो वोलेटिलिटी रही है उसकी वजह से MTF बुक भी आपका मतलब जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया, और सेम जो डिस्ट्रीब्यूशन AUM था वो भी आपका अचीव नहीं हो पाया। इनफैक्ट अगर आप इनमें Q-on-Q परफॉर्मेंस देखोगे MTF बुक का, डिस्ट्रीब्यूशन AUM का, ये दोनों नंबर कंपनी के आई थिंक 10-11% से डी ग्रो हुए हैं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, Q3 के कंपैरिजन में Q4 में 10-11% का डिक्लाइन देखने को मिला है। सेम जो इनका ये एसेट अंडर कस्टडी है, यानी टोटल क्लाइंटों का कितना पैसा मेरे पास में पड़ा है, उसमें भी सेम 10-11% का डिक्लाइन है, और डिस्ट्रीब्यूशन AUM शायद 6-7% से गिरा है। तो ये मतलब Q3 ओवर Q4 अगर आप कंपेयर करोगे तो नंबर्स थोड़े से खराब दिखते हैं। गाइडेंस भी कंपनी ने मिस किया है, लेकिन उसका रीजन मेन ये है कि मार्केट की जो वोलेटिलिटी है उसकी वजह से कंपनी गाइडेंस को अचीव नहीं कर पाई, और सीक्वेंशियली इन नंबर्स में हमको थोड़ा सा नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। अब गाइडेंस वाले पार्ट पे ये कि थोड़ा सा मैनेजमेंट ना कंजर्वेटिव हो सकता था, मतलब ये जो मार्केट की वोलेटिलिटी है, अगर उससे आपका गाइडेंस एक क्वार्टर में इस तरीके का मार्केट रहा और आपका पूरा गाइडेंस अचीव नहीं हो पाया, मिस हो गया 20 से 27% से, तो वो मतलब थोड़ा सा खराब लगता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो बेटर हो सकता था कि मैनेजमेंट अगर थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता अपने गाइडेंस पे। इसको आप हटा दो तो बाकी नंबर्स कंपनी के अच्छे हैं। जैसे इनका एक और टारगेट था कि FY27 के एंड तक हमको हमारा रेवेन्यू मिक्स ना 50-50 करना है। 50-50 यानी कि 50% ब्रोकिंग बिजनेस से, 50% नॉन ब्रोकिंग बिजनेस से। अब अभी Q4 के नंबर्स आप देखोगे तो Q4 में 53% रेवेन्यू कंपनी का नॉन ब्रोकिंग से आया है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस आता है, MTF से जो इंटरेस्ट इनकम आता है वो भी आता है, और जो अदर इनकम है इनका, वहां से 53% रेवेन्यू आया है। ब्रोकिंग बिजनेस से 47% रेवेन्यू आया है। पूरे FY26 में देखोगे तो ये रेशियो 51-49 हो गया है, 51 ब्रोकिंग, 49 नॉन ब्रोकिंग। यानी ये वाला जो गाइडेंस है कंपनी का कि रेवेन्यू मिक्स 50-50 करना है, कंपनी मतलब ऑलमोस्ट इसको अचीव कर चुकी है।
और शायद टाइम से पहले FY27 से पहले ही हमको वो नंबर और ज्यादा मतलब दिखे इन फेवर ऑफ नॉन ब्रोकिंग, तो वहां पे कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। और बाकी ओवरऑल कंसोलिडेटेड आप परफॉर्मेंस देखोगे तो उसमें भी अच्छी ग्रोथ है। इवन Q1Q भी कंपनी को 4% का ग्रोथ देखने को मिला है टॉप लाइन के अंदर, क्योंकि MTF में जो इंटरेस्ट इनकम आया उसकी ग्रोथ काफी अच्छी थी, आई थिंक 30-35% के आसपास। सेम जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम है उसमें भी रेवेन्यू कंपनी का सेम 35-40% से ग्रो हुआ है। तो इन दोनों नॉन ब्रोकिंग बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, जिसने सीक्वेंशियल ग्रोथ को भी ड्राइव किया है। प्लस मेरे को एक और अच्छी चीज लगी, अगर मैं स्पेसिफिकली ब्रोकिंग बिजनेस का भी रेवेन्यू इनका देखूं ना, तो Q4 ओवर Q4 उसमें भी 14% की ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब क्वार्टर ऑन फुल ईयर में तो आपको 6-7% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा ब्रोकिंग बिजनेस में, लेकिन अगर मैं Q4 ओवर Q4 कंपेयर करूं तो 14% की ग्रोथ है। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, जो हमने वो डिस्कस किया था वो कैपिटल मार्केट अपॉर्चुनिटी में, कि इनका लो बेस जो बन गया है ना, उससे आने वाले क्वार्टर्स कंपनी के लिए अच्छे रहने चाहिए, स्पेशली तब जब आपका मेन फोकस अब नॉन ब्रोकिंग बिजनेस के ऊपर है। और अभी रिसेंटली इनको वो इंश्योरेंस बिजनेस का लाइसेंस मिला है, तो उससे इस क्वार्टर में क्या इनकम आया नहीं आया वो तो पता नहीं, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में वो एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम है इस कंपनी के लिए। तो ये है इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस। नंबर्स ठीक है, गाइडेंस मिस किया 20 से 27% से, वो चीज खराब लग रही है, उस पर हमको क्लैरिटी चाहिए। कल कौन कॉल है कंपनी का मॉर्निंग में मतलब 9 बजे के आसपास, तो देखते हैं क्या अपडेट देता है उस पर मैनेजमेंट, और फिर नेक्स्ट ईयर देखते हैं कि अगले साल का इनका क्या ओवरऑल गाइडेंस रहता है। बाकी तो ओवरऑल बिजनेस ठीक है। अपॉर्चुनिटी वाइज आप देखोगे तो हमने वो इसको जब डिस्कस किया था तब आई थिंक स्टॉक 460 470 के आसपास था। अभी आप देखोगे तो ऑलरेडी 25% वहां से अपसाइड दे चुका है। लेकिन अभी भी अगर आप इनका करंट पी देखोगे Q4 रिजल्ट के बाद, तो वो हो चुका है 27-28। फॉरवर्ड पी अगर मैं अज्यूम करूं, इवन बिजनेस 20-25% पे भी ग्रो करता है, जो कि बहुत आराम से ये कर सकते हैं, क्योंकि नॉन ब्रोकिंग बिजनेस अब इनका 35 से 40% पे ग्रो कर रहा है। ब्रोकिंग बिजनेस में भी अब हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो 20-25% का ग्रोथ रिपोर्ट करना FY27 में मतलब काफी आराम से कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड पी इनका बनता है 22-21 के आसपास। तो रेट ऑफ चेंज या री रेटिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो अभी भी है इस बिजनेस के साथ में। बस हमको 2-3 चीजें देखनी है कि MTF बुक में जो डिक्लाइन है ये कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, वन ऑफ होना चाहिए इस क्वार्टर का। और आपका वो जो डिस्ट्रीब्यूशन AUM है, अगेन उसमें भी हमको ग्रोथ दिखनी चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि वही तो आपका मेन थीसिस है ना, कि डिपेंडेंसी ब्रोकिंग से हटके नॉन ब्रोकिंग की तरफ जा रही है। तो वो कल कॉन कॉल में क्लैरिटी मिलेगा। बाकी नंबर्स अच्छे ओवरऑल कंपनी के। सो ये था तीनों बिजनेसेस के ऊपर डिस्कशन। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।